मेरे बाप के मरने के बाद दादाजी हमारा ख्याल रखते थे। रोज़ाना दादाजी माँ को अपने कमरे में बुलाते थे कि मुझे दवा खिलाओ और रोज़ाना माँ रोते हुए दादाजी के कमरे से निकलती थी। एक दिन दादाजी ने कहा कि अपनी माँ को भेजो, मुझे दवा खिला दे। मैंने माँ की चादर ली और दादाजी के कमरे में चली गई। अभी कमरे में गई थी कि दादाजी ने मुझे माँ समझकर ऐसा काम किया कि मेरी रूह कांप गई, क्योंकि ज़िंदगी में रोज़ होने वाले कुछ हादसे इंसान को आजमाइश की ऐसी चक्की में डाल देते हैं कि वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। हम माँ बेटी भी ऐसे ही दर्दनाक ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर थे। मेरे पिता की निर्धन मौत ने हम पर आजमाइश के पहाड़ तोड़ डाले थे। मेरी माँ रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। हम लोग शहर में रहते थे, लेकिन मेरे पिता गांव के निवासी थे। उन्होंने मेरी माँ से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन मेरे पिता के खानदान में मेरी माँ को कबूल करने से इनकार कर दिया था। यही वजह था कि हम शहर में रहते थे। हमने आज तक अपने दादा दादी और बाकी खानदान वालों को नहीं देखा था। मैं अपने पिता की एक ही बेटी थी। मैं भी 18 साल की ही थी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी कि एक दिन अचानक मेरे पिता के दोस्त हमारे घर आए और एक ऐसी खबर सुनाई कि हम जीते जी ही मर गए। वो कहने लगे कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर मैं और मेरी माँ परेशान हो गए। हमारी तो जिस्म से जान ही निकल गई थी। जब तक हम अस्पताल पहुँचे मेरे पिता दम तोड़ चुके थे। मेरी माँ ये देखकर वहीं बेहोश हो गई। एक मैं ही थी जो दोहरे सदमे से गुजर रही थी। एक तरफ मुझे जान से ज़्यादा चाहने वाले मेरे पिता मुझसे बहुत दूर जा चुके थे। फिर मेरी माँ की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। मैं अपनी माँ को संभालने में लग गई। बार बार मेरी माँ को बेहोशी के दौरे पर रहे थे। मेरे पिता में बहुत मोहब्बत और उल्फत थी। हमारे पिता ही हमारा एकमात्र सहारा थे। उनके मौत के बाद हम बेसहारा होकर रह गए थे। हम माँ बेटी उस वक्त इस कदर परेशान थे कि आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। मैं भी 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी, इसीलिए नौकरी नहीं कर सकती थी। ना ही मेरी माँ को कोई ऐसा हुनर आता था जिससे हम अपनी ज़िंदगी का गुजारा बसर कर सकते। इस महीने का किराया देने के भी पैसे हमारे पास ना थे, इसीलिए महीना ख़त्म होते ही मकान मालिक ने भी हमें कह दिया कि या तो घर का किराया दो या फिर घर खाली कर दो। हमारे पास किराए के पैसे तो मौजूद ना थे, इसीलिए मैंने सोचा कि हम अपने पिता के गांव चले जाएंगे। हमारे दादाजी ने हमें अपने पिता के जीवन में स्वीकार नहीं किया। हो सकता है मेरे पिता की मौत का सुनकर उनके दिल में रहम आ जाए, इसीलिए हम गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। माँ पहले तो इनकार करती रही कि हमारे दादा बहुत सख्त मिजाज के हैं, कभी हमें नहीं अपनाएंगे, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। गांव का पता माँ को मालूम था। मेरे दादा उस गांव के सरदार थे। मैंने अपने हाथ की अंगूठी बेच दी, जो मुझे 10वीं कक्षा पास करने की खुशी में मेरे पिता ने दिया था, और ज़रूरत का सारा सामान बांधकर हम गांव रवाना हो गए। गांव पहुंचकर हमने रिक्शे वाले से कहा कि हमें अमीर साहब की हवेली पर जाना है। रिक्शे वाले ने सरदार साहब का नाम सुनकर बड़ी इज्जत से हमें देखा था, क्योंकि मेरे दादा की गांव में बहुत इज्जत थी, इसीलिए उनके घर का पता सबको मालूम था। रिक्शा एक बड़ी सी हवेली के सामने रुका तो मैंने उनकी हवेली पर नज़र डाली। आलीशान हवेली को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि हमारा वे घर था जिस पर मेरे पिता का हक था, लेकिन मेरे दादा ने उन्हें इसीलिए इस हक से वंचित कर दिया कि उन्होंने मेरी माँ से पसंद की शादी की थी। हवेली के चौकीदार से हमने कहा कि हमें सरदार साहब से मिलना है। वे हमें अंदर ले आए। वे समझा कि हम बेबस और मजबूर सी औरतें हैं, चंदा या दान मांगने आए हैं। उसने हमें ले जाकर बाहर के लॉन में बैठा दिया। कहने लगा कि बीबी यहाँ पर
बैठे। सरदार साहब अभी आएंगे तो तुम्हारी अच्छी मदद कर देंगे। मैं अपनी माँ के साथ खामोशी से वहाँ बैठी। मेरी माँ बहुत घबराई हुई थी। मुझसे कहने लगी कि जिस शख्स ने हमें तुम्हारे पिता की ज़िंदगी में कबूल नहीं किया, वे हमें क्या कबूल करेगा। तुम क्यों मुझे यहाँ ले आई हो। मैंने कहा कि ये हवेली में मेरे पिता का भी हक है और मैं अपने पिता का हक लेने आई हूँ। हम कोई बेसहारा फ़कीर नहीं है जो फ़कीराना ज़िंदगी गुजारें। मेरी बात पर मेरी माँ मुझे गौर से देखने लगी। कहने लगी कि ये बड़े लोग हैं, हम जैसों को धक्के मार कर निकाल देंगे। अभी मेरी माँ बात कर ही रही थी कि सामने से सरदार साहब आ गए। सफ़ेद कलर का सलवार कमीज़ पहने वे हमें देखकर मुस्कुराने लगे। हमारे पास आकर रुक गए। कहने लगे कि अपनी ज़रूरत बताओ। बीवी, सरदार साहब के घर से कभी कोई खाली नहीं गया। सरदार साहब का अंदाज बड़ा पुराना और नफ़रत से भरा हुआ था। मैंने कहा कि मैं अपना हक लेने आई हूँ। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर देवा चढ़ गई। उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर पूछने लगे कि कौन हो तुम और तुम्हारा ऐसा कौन सा हक रहता है। मैंने कहा कि मैं आपके बेटे की बेटी हूँ। ये सुनकर उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया। गुस्से से लाल पीले होते हुए कहने लगे, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो लड़की। सरदार साहब बुलंद लहजे से बोले। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा मेरे पिता मर गए हैं। मैं रोते हुए बहुत दिल से बोल रही हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरत से देखने लगे। फिर टीस में आकर बोले, बकवास बंद करो अपनी। जो मुंह में आ रहा है बोलती जा रही हो। कुछ नहीं हो सकता मेरे बेटे को। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ, आपका बेटा मर चुका है। ये सुनकर तो बदहवास सा होने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। कहने लगे, क्या कह रही हो। मेरा बेटा मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा बेटा है वो, एक दिन मेरे पास लौटकर आ जाएगा। तुम लोग झूठ बोल रही हो। मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। वो शायद मेरी बात का उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। मेरी माँ फौरन कहने लगी कि आपका बेटा ही मेरा पति था और ये आपकी पोती है। माँ ने अपने पर्स से पिता की तस्वीर निकालकर उन्हें दिखाई और मेरी तरफ इशारा करके सरदार साहब से कहने लगी कि ये आपका खून है और मैं आपकी बहू। अब आप चाहें तो हमें अपना लें, चाहें तो धुतकार दें, लेकिन हमारे पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। कुछ देर तो खामोशी से रोते रहे, आंसू बहते रहे। फिर न जाने क्या सोचकर उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे कि तुम मेरे बेटे की निशानी हो। मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। बेशक मैं तुम्हारे पिता से नाराज़ था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि वे मुझे छोड़कर चला जाए। मैं तुम लोगों को भी इस तरह नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर हमें राहत मिली कि अब हम बेसहारा नहीं रहे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि हम माँ बेटी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाने वाले हैं, जहां से निकलना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं होगा। सरदार साहब हमें हवेली के अंदर ले गए। बहुत बड़ी हवेली थी। हर काम के लिए ढेरों नौकर थे। शुरू में तो सरदार साहब ने हमारा बहुत ख्याल रखा। वहां जाकर मुझे ये भी पता चला कि मेरे पिता के घर छोड़ने के बाद मेरी दादी मृत्यु हो गई। उन्होंने मेरे पिता के दुख को गंभीरता से लिया, लेकिन दादाजी के गुस्से के सामने जुबान नहीं खोल पाई थी। मेरे पिता सरदार साहब के एकलौते औलाद थे। दादी के जाने के बाद अब तो तन्हा रह गए थे। मेरे दादा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और घंटों मेरे पास बैठकर मेरे पिता की बातें सुनते रहते थे और आंसू बहाते रहते थे। अभी हमें वहाँ रहते 1 महीना ही गुजरा था कि सरदार साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि माँ से कोई बात नहीं करते थे। शायद उनका दिल मेरी माँ की तरफ से अभी भी साफ नहीं था। जब भी उनकी नज़र मेरी माँ पर पड़ती तो वे माथे पर
तेवर चढ़ाने लगते, लेकिन अब वे बहुत बीमार रहने लगे थे। नौकरों पर चीखते रहते थे, दवा नहीं खाते थे। तब मेरी माँ ने ही हिम्मत करके उनकी डांट सुनने के बावजूद उनकी खूब खिदमत की, उन्हें दवा खुद खिलाने लगी। पहले तो वे माँ को घूरते रहते थे, दवा खाने से भी इनकार कर देते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया मेरी माँ से बदलने लगा। शायद उनके दिल में मेरी माँ के लिए ज़रूरत पैदा हो चुकी थी। वे रात को जब भी दवाई खाने लगते तो मेरी माँ से ही कहते कि मुझे आकर दवा खिला जाओ। मेरी माँ उन्हें दवा खिलाने कमरे में चली जाती। पहले तो माँ 15 मिनट में ही वापस आ जाती थी। मैं तब तक अपने कमरे में लेट जाती थी, लेकिन जब कमरे से बाहर आती तो किसी गहरी सोच में डूबी हुई होती थी, और जब मैं उनसे वजह पूछती तो वे चौंक सी जाती थी। मुझे नम आंखों से देखती, ना मेरे सर सहलाते हुए कहती कि कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। मुझे ये सुनकर अजीब सा लगता था कि दादा आखिर ऐसा क्या कहते हैं जो बाहर आते ही परेशान सी, गुमसुम सी हो जाती थी। जब से मेरे पिता का मौत हुआ था, मैंने अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं देखी थी। वे हर वक्त उदास और गमज़दा सी रहती थी। पहले तो दादा माँ से सिर्फ दवाई ही मांगते थे, लेकिन अब तो वे अपना हर काम मेरी माँ से करवाने लगे थे। हालांकि उनके नौकरों में कमी नहीं थी। बात अगर यहीं तक रहती तो मुझे बुरा ना लगता, लेकिन कुछ दिनों से जो बात मैंने महसूस की वे कुछ अजीब सी थी। रात को जब दादा माँ से दवा मांगते और माँ उनके कमरे में चली जाती, तो जब वे वापस आती थी तो वे रो रही होती थीं, और अब तो दादा के कमरे में माँ को घंटों लग जाते थे। मेरी माँ रात को मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी। जब तक माँ दादा के कमरे में रहती मुझे नींद नहीं आती थी। बस मैं यही सोचती रहती थी कि एक दवा देने में कौन सा टाइम लगता है, 10 मिनट या 15 मिनट, लेकिन मेरी माँ 1-2 घंटे वहाँ दादा के कमरे में क्या करती रहती थी। और दूसरी हैरानी की बात मेरे लिए ये थी कि मेरे दादा का रवैया मेरी माँ से बहुत बदलने लगा था। वे उन्हें बहुत अहमियत देने लगे थे, लेकिन मेरी माँ उनके सामने हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ आज के बाद औरतों के सामान्य को वहीं देखा करेगी। मुझे लगा था कि ये बात सुनकर मेरी माँ खुश हो जाएगी कि ईश्वर ने उन्हें उनका जगह वापस लौटा दिया है, लेकिन वे अभी भी मुर्दे की तरह ही जी रही थी। हर वक्त ना जाने क्या सोचती रहती थी। मेरे लिए ये बात बहुत खुशी की थी कि मेरी माँ को इस हवेली में बहू की हैसियत मिल गई है, लेकिन इस बात पर भी मेरी माँ के चेहरे पर ज़रा सी मुस्कुराहट ना आई थी। अब तो मेरी माँ का ये हाल था कि जब भी उन्हें दादा दवा के लिए कहते तो वे मुझे घबराई हुई सी लगने लगती थी, और जब वे कमरे से वापस आती तो पसीने से सराबोर उड़ी हुई रंगत के साथ वापस आती। जब मैं उनसे वजह पूछती तो कहती थी कि कुछ नहीं, तुम क्यों मेरे इंतज़ार में जागती रहती हो, सो जाया करो। मैंने कहा कि जब तक आप मेरे पास नहीं आ जाती मुझे नींद नहीं आती। ना जाने क्यों मेरी इस बात पर वे मुझे बड़े गौर से देखती और फिर प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरने लगती। एक बार मेरी आंखों किसी की सिसकियों की आवाज़ से खुली। मैंने देखा कि मेरी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई रो रही थी। मुझे उनके रोने पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया था। अब तो दादा भी उन्हें इज्जत देते थे। हम इस घर में बहुत खुश थे, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। दादा ने गांव वालों के सामने मुझे पोती की हैसियत से कबूल कर लिया था। मेरी माँ को बहुत अहमियत देते थे। फिर वे क्यों रोती रहती थी? शायद मेरे पिता की वजह से, क्योंकि मेरी माँ को मेरे पिता से बेहद मोहब्बत थी। लेकिन फिर कुछ ऐसे मैंने देखा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। माँ दादा को दवा देने गई थी। मेरी भी सुबह से सर में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी दादा से दर्द की दवा ले लेती हूँ, क्योंकि उनके पास हर वक्त दवा मौजूद होती थी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो जो मंजर मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरे दादा तो मेरी माँ के साथ में लेटे कदम वहाँ से लौट आई थी। उन दोनों की मेरी तरफ
पीठ थी, इसीलिए वे मुझे नहीं देख पाए। लेकिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मुझे विश्वास नहीं हुआ। मेरा दिल बुरी तरह से चल रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था, ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपनी सोच को रोकने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी नज़रों का धोखा हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमारी आंखें देखती हैं वे सच नहीं होता, और जो सच सामने आए तो हमें अपनी आंखों के देखने के अंदाज पर अफसोस होने लगता है। जब माँ रात को कमरे में आई तो अपने आंसू साफ कर रही थी। जब मेरे पास आकर लेट गई तो मैंने पूछा, माँ आप जब भी दादा को दवा देकर आती हैं तो रोती क्यों हैं? कहने लगी, समझ लो मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं नहीं जानती थी कि वे मुझसे सच क्यों नहीं कह रही, क्योंकि जब मैंने अचानक से दरवाज़ा खोला था तो दादा माँ से कह रहे थे कि अगर माँ ने उनकी बात ना मानी तो वे उन्हें घर से धक्के देकर निकाल देंगे। मेरी माँ उनके सामने हाथ जोड़ रही थी, रोते हुए कह रही थी कि जो वे करना चाहते हैं वे एक नाजायज़ अलम है। मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे की बीवी। आप कैसे मेरे साथ ये जुल्म कर सकते हैं? मेरे पिता की जगह आप स्वयं हैं औरत। मेरे इनकार पर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ अपनी जवान बेटी को लेकर जाऊंगी? मेरी माँ रो रो कर मेरे दादा से इल्तिजा कर रही थी। मैं वापस कमरे में लौट आई थी। जिस किस्म की बातें मैंने सुनी थी और जिस कदर मेरे दादा मेरी माँ पर आजकल मेहरबानियाँ कर रहे थे, और मेरी माँ गुमसुम सी हो चुकी थी, जिस ख्याल ने मेरे अंदर से जान निकाल दी थी, मैं उनकी तस्दीक कर रही थी। तभी मैं इसी उलझन से निकली भी ना थी कि हमारे घर के नौकर ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। वे नौकर कहने लगी कि सरदार साहब जैसे नज़र आते हैं वैसे नहीं हैं, बहुत रंगीन मिजाज के हैं। जवानी में तो गैर औरतों के साथ ताल्लुकता भी थे, लेकिन अय्याशी का अगर इस उम्र में भी मौका मिले तो छोड़ते नहीं हैं। ईश्वर बचाए ऐसे लोगों से। वे कानों को हाथ लगाने लगी। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। दुखी और गुस्से में बढ़ने लगा था। क्या सरदार साहब को रिश्तों का मर्यादा भूल गया था? मुझे अपने दादा से नफरत सी महसूस होने लगी थी। अब तो जब भी माँ दादा के कमरे में जाती मैं बेचैनी से होने लगती थी। मेरी माँ ने एक बार मुझसे ढेर छुपे लफ्ज़ों में कहा कि मुझे ज़रा अपने दादा से दूर ही रहा करो। मैं इस बात पर चुप ही रह गई थी। अब तो मुझे वाकई सरदार साहब के किरदार पर शक होने लगा था। फिर एक बार मैं लाउंज में बैठी थी तो सरदार साहब किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। किसी से कह रहे थे कि शादी पर मैं तब आऊँगा जब नाच गाने का इंतज़ाम होगा। तुम तो जानते हो कि मैं अपनी उम्र में देखा करता था, मेरा दिल तो अभी तक जवान है। वे हंसते हुए अपनी एक घटिया आदत का अपने दोस्त से बड़ी ईमानदारी से जिक्र कर रहे थे। उन्हें तो ऐसी बात मेरे सामने करते हुए शर्म भी नहीं आ रही थी। मैं गुस्से से वहां से उठकर चली गई। एक दिन सरदार साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि मेरी इच्छा है कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, इसीलिए मैं तुम्हारा दाखिला कॉलेज में करवाना चाहता हूँ। और दूसरी बात, ये मेरी हवेली में कमरों की कमी नहीं है। ये तुम क्या हर वक्त अपनी माँ के साथ साथ रहती हो? कल मेरे ड्राइवर के साथ जाकर कॉलेज में अपना दाखिला करवाओ और खुद को आदत डालो, अकेले कमरे में सोने की आदत डालो। मैं तुम्हारे लिए एक अलग कमरा सेट करवा देता हूँ। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपनी माँ से अलग हो जाऊँ ताकि आपको खुली छूट मिल जाए, लेकिन हम दोनों माँ बेटी उस वक्त बेबस और मजबूर थे। मैं सरदार साहब के साथ सख्त लहजे में बात नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने आराम से कहा कि मुझे अपनी माँ के साथ ही कमरे में रहना है, मुझे उनसे अलग रहने की आदत नहीं है। लेकिन उन्होंने तो मेरी एक ना सुनी और 2 दिन में मेरा कमरा हवेली के ऊपर की मंजिल में कर दिया। मेरी माँ भी अपनी जगह परेशान थी लेकिन खामोश थी। मैं ऊपर के कमरे में चली तो गई थी, लेकिन ये भी सोच चुकी थी कि रात को नीचे अपनी माँ के कमरे में चली जाऊंगी। रात को जब सब सो चुके तो मैं नीचे अपनी माँ के कमरे के पास खड़ी हो गई, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मेरी माँ का कमरा लॉक था। पहले तो मुझे कुछ तसल्ली हो गई कि चलो माँ ने अच्छा किया कि दरवाज़ा लॉक कर लिया, लेकिन सच तो कुछ और ही था। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। सुबह मुझे कॉलेज जाना था। मैं तैयार
होकर जब नीचे उतरी तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरे दादा मेरी माँ के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल तो धक से रह गया था। तो क्या वे रात भर मेरी माँ के साथ? मेरा सर पूरी तरह से चकरा सा गया था। मुझे लगा पूरी हवेली मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। मेरी माँ सिर्फ मेरे खातिर यहाँ पर रहने पर मजबूर थी ताकि मैं इज्जत से रह सकूं और मेरी खातिर तो कीमत अदा कर रही थी। ये सोचकर तो मेरी रूह कांप गई थी। मैं सोच चुकी थी कि अब अपनी माँ को मजबूर में नहीं डालूंगी। रात को मैं देर तक नीचे अपनी माँ के कमरे में बैठी रही, इधर उधर की बातें करती रही। उसके बाद उन्हें एक गिलास दूध का दिया और मैंने कहा कि आपको अपनी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं है, और वे दूध जबरदस्ती उन्हें पिला दिया। मैं दूध में नींद की गोली डालकर लाई थी, इसीलिए वे दूध पीते ही माँ को कुछ ही देर में सो गईं। मैंने जल्दी से अपनी माँ का एक कपड़ा अलमारी से निकाला और पहन लिया। दुपट्टा लेकर थोड़ा सा घूंघट निकाल लिया ताकि मेरा चेहरा साफ नजर ना आ सके। मेरी शक्ल भी अपनी माँ से बहुत बेहतर लगती थी। मैं दादा के कमरे में चली गई। इत्तेफाक था या फिर रोज ऐसा होता था कि दादा के कमरे में लाइट बल्ब जल रहा था। मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दादा यही समझे कि माँ आई है। मुझसे कहने लगे, मैं दवा खा चुका हूँ, अब मेरे पास आओ। मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया तुम्हारा, अब मैं जरा सा भी सब्र नहीं कर सकता। दादा की बात मुझ पर खुल गई थी। मैं उनके पास चली गई। उसके बाद जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, मेरे होश उड़ गए। मुझसे कहने लगे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ही पोती मेरे साथ ऐसा खेल भी खेल सकती है। मैं शर्मिंदा से नज़रें झुकाए बैठी थी। जब मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने मुझे मेरी माँ समझकर कहा था कि मैं उन्हें उनकी बात का जवाब हाँ में तो वे मेरी माँ की दूसरी शादी अपनी भतीजे से करवाना चाहते थे। कहते थे कि मेरी माँ अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई, अपनी माँ के नाम पर विधवा के रूप में जीवन व्यतीत कर रही थी, क्योंकि आज नहीं तो कल वे मेरी भी शादी करने का इरादा रखते थे, क्योंकि उनका कहना था कि वे अब बीमार रहने लगे हैं और उनके मरने के बाद मेरी माँ कहीं फिर से बेसहारा ना हो जाए। इसीलिए अपने जीते जी मेरी माँ की शादी करना चाहते थे। इसीलिए जब मेरी माँ में उनको दवा देने जाती थी तो वे मेरी माँ से इसी बात पर बहस करते थे। मेरी माँ मेरे पिता से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए दूसरी शादी पर वो राजी नहीं हो रही थी। मेरे दादा अब मुझे देख रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने मुझे मेरी माँ समझकर पूछा तो साथ ही अपना लैंप ऑन कर दिया। मुझे माँ के कपड़ों में देखकर वे नाराज़ हो गए। जब मुझसे पूछा कि मैं क्यों, इसीलिए मैं आई हूँ, तो मैंने झिझकते हुए उन्हें वो सब बता दिया जो मैं सोच रही थी। उन्होंने मुझे इतना ऊंची आवाज़ में डांटा कि उनकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंजने लगी। माँ भी उठकर दादा के कमरे में आ गई। जब माँ को पता चला तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आई, ये सब सोचते हुए। और अब मैं गर्दन झुकाए बैठी रो रही थी। मेरे दादा ने आखिर मेरी माँ की शादी अपने भतीजे से करवा ही दिया। मुझे भी वो मेरी माँ से दूर रहने का इसीलिए आदी बनाना चाहते थे ताकि जब उनकी शादी करें तो मैं ये बात अपने दिल पर ना लूँ। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मैं क्या सोच रही थी? सही ही कहा किसी ने कि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।